काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग एक ऐसी श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कुछ ऐसी व्यक्तिगत जानकारी, कुछ ऐसी सामाजिक जानकारी, जैसे कुछ धार्मिक लोगों के बारे में या किसी धर्म के बारे में या धर्म के दर्शन के बारे में, या फिर ऐसे महापुरुष जो समाज सुधारक रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, या फिर जिनका वर्तमान या फिर जो इतिहास में महत्वपूर्ण रहे, उनके बारे में हम लोग विशेष जानकारी और चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज 28 मई का दिन है। आज भारत के एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, महान संत, विचारक और इतिहासकार वीर दामोदर सावरकर की जयंती है। तो आज का दिन बहुत ही प्रासंगिक है कि उनके बारे में कुछ चर्चा की जाए, कुछ जानकारी इकट्ठा की जाए, और जो कुछ भ्रांतियां उनके बारे में रहती हैं, तमाम प्रकार की उनके बारे में चर्चाएं रहती हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और उनका क्या योगदान रहा है भारत के इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और हम लोगों की जो विशेष तैयारी रहती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में हम लोग आइए एक छोटी सी क्लास करके चर्चा करते हैं और उनकी इस जयंती पर उनको याद करते हैं। उनके कार्य और उनके कृतित्व के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हुए उनकी भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। और आज विशेष दिन उनके बारे में चर्चा का विशेष कारण क्या है कि 28 मई को उनकी जयंती है, इसलिए आज उनकी प्रासंगिकता है कि उनके बारे में चर्चा करते हुए अपनी जानकारी को बढ़ाते हुए हम लोग उनको याद करें। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी करते हैं, जिनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, कि उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था। भागुर ग्राम, नासिक जिले में, महाराष्ट्र में नासिक जिले के भागुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966। मतलब ये ऐसे कुछ नेता रहे हैं, ऐसे कुछ समाज सुधारक और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं कि जिनकी मृत्यु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई है। आप क्रांतिकारी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, समाज सुधारक रहे, इतिहासकार रहे, विचारक रहे। इनकी माता जी का नाम राधाबाई था और इनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। अब हम लोग आते हैं सीधे इनके जो कार्य हैं। सन 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संस्था बनाई गई, उसके संस्थापक दामोदर सावरकर रहे। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तब पूरे देश में बंगाल विभाजन के खिलाफ, उसके प्रतीक स्वरूप उसके खिलाफ कुछ आंदोलन चलाए गए, जिसमें सबसे पहला काम रहा कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय दामोदर सावरकर के द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और आप ही एक ऐसे इतिहासकार, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको सैनिक विद्रोह, धार्मिक विद्रोह और गदर न कह के भारतीय आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब ये तत्कालीन समाज की ऐसी जरूरत रही उस समय कि क्या कुछ रहा हो, सैनिक विद्रोह ही रहा हो, धार्मिक विद्रोह ही रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन उस समय की प्रासंगिकता ये थी कि प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति, प्रत्येक इतिहासकार जो भारत के हित में सोचता है, उसको उसका ये दायित्व था कि इसको स्वतंत्रता संग्राम बताए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उस दायित्व बोध से ही इन्होंने बताया है, इन्होंने अपने तमाम तर्क प्रस्तुत किए हैं कि इसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सके। तो यही पहले नेता, पहले इतिहासकार रहे कि जिन्होंने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम की एक पुस्तक लिखी सन 1908 में, जिन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम को, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। और इनकी पुस्तक ये बनके तैयार हो गई थी, लेकिन इसको छापने का इनको अवसर नहीं मिल पा रहा था, अर्थात ना उसकी अनुमति मिल पा रही थी। जर्मनी में, हालैंड में कई जगह इन्होंने उसको छपवाने का प्रयास किया, लेकिन इनको अनुकूल परिस्थिति ना मिल पाने के कारण अवैध रूप से कुछ प्रतियां इन्होंने चारों तरफ इसकी भेजवाई। और तत्कालीन जो उस समय के भाषण होते थे, जो भी लेख होते थे अन्य किताबों में, अन्य पत्रिकाओं में, तो उन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम ही सिद्ध किया है।
1909 में आपने वकालत की लंदन से। 13 मई 1910 में लंदन में इनकी गिरफ्तारी हो गई। मतलब भारत से बाहर लंदन में, अमेरिका में कई जगहों पर इन्होंने जो भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको इन्होंने संपादित किया, और ये रूसी क्रांतिकारियों से या रूसी क्रांतिकारियों की गतिविधियों से प्रभावित थे। उसी तरीके का मूवमेंट ये भारत में चाहते थे। इन्हीं सब कारणों से 13 मई 1910 में पेरिस से जब ये लंदन पहुंचे तब उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। और यही एक ऐसे नेता रहे हैं, यही एक ऐसे सेनानी रहे हैं कि जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा अंग्रेजों के द्वारा सुनाई गई है। और इनके बारे में जो खास बात है वो ये है कि ये हिंदुत्व शब्द के लिए, हिंदू राष्ट्रवाद के लिए, इनके लिए काम करने के लिए ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उसके लिए ज्यादा ये प्रतिबद्ध थे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए या फिर हिंदुत्व को प्रमुखता दी जाए, या ऐसे हिंदुत्व शब्द को गढ़ना और इसकी गरिमा को गौरवान्वित करना। इनके मन में विशेष ऐसी कार्यशैली और कार्यश्रद्धा इनके मन में थी। 7 अप्रैल 1911 को इनको काला पानी की सजा दे दी गई। जब इनको 13 मई 1910 में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इन्होंने भागने की कोशिश की, फिर गिरफ्तार हो गए और 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा इनको दे दी गई और सेलुलर जेल में इनको भेज दिया गया। सन 1911 से सन 1921 तक ये पोर्ट ब्लेयर में उसी जेल में रहे जहां पर इनको काला पानी की सजा सुनाई गई। तो आप समझ सकते हैं कि 11 से 21 मतलब 10 साल ये वहां पर जेल में रहे। और इन्होंने कई किताबों में इसका जिक्र भी किया है, और इनके समकक्ष इतिहासकारों ने भी उस समय में काला पानी का जिक्र किया है। सेलुलर जेल के बारे में आपको भी पता होगा कि जो काला पानी की सजा वहां पर दी जाती थी तो वहां के कैदियों से कैसा बर्ताव अंग्रेजों के द्वारा किया जाता रहा होगा। कई बार इन्होंने जिक्र किया है कि वहां अन्य कैदियों के साथ मिलकर के ये नारियल को छीलते थे। नारियल और सरसों इसकी पेराई बैल के साथ में जुत करके ये किया करते थे। इस तरीके की तमाम प्रताड़ना, तमाम गतिविधि, तमाम यातनाएं सह करके ये अपनी देश सेवा के लिए, देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता जारी रही। और जो खास करके एक माफी का इनका प्रकरण आता है जिसपे बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि अंग्रेजों से इन्होंने डर करके माफी मांग ली थी। तो कई सारी बातें हैं, हम लोग उन तथ्यों पे ना विचार करते हुए हम लोग फैक्ट पे विचार करेंगे कि हाँ माफी इनके द्वारा मांगी गई थी। लेकिन उसका जो फैक्ट मिलता है, कई किताबों में हमने सर्च किया और विकिपीडिया पर भी हमने देखा कि जो तथ्य लिखा हुआ है ये है कि वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर एक दया याचिका लगाई गई जिसपे इन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब किसी प्रकार का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ या किसी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों में ये शामिल नहीं रहेंगे। इसलिए जो है इनको वहां पर रिहाई मिल गई। और यही माफीनामा वाला प्रकरण है कि अगर इतने बड़े क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे, तो मामला ऐसा नहीं था। किसी भी प्रकरण को, किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, नेता की जरूरत होती है। अगर ये कंटिन्यू अगर जेल में पड़े ही रहते तो जो प्रकार की गतिविधियां संचालित करना चाहते थे या जो मूवमेंट स्वतंत्रता संग्राम के लिए होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता। तो इसी कार्यशैली, इसी कार्य योजना के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के कहने पे ये दया याचिका लगाई गई और जिसमें इनको रिहा कर दिया गया। तो फाइनली 1921 में इनको जेल से मुक्ति मिल गई, अर्थात वहां लंदन में ये बंद थे, लंदन में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और वहां सेलुलर जेल में ये बंद थे। वहां से मुक्त होकर के जब ये वापस अपने देश आए, उसके बाद फिर जो है कुछ लेख लिखने की वजह से और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से 3 वर्ष की इनको जेल की सजा सुनाई गई। तो इस तरीके से इनकी जो ये कार्यशैली थी ये क्रांतिकारी गतिविधि के रूप में चलती रही। उसके बाद जब 3 वर्ष की सजा के बाद इनकी रिहाई हुई तब ये हिंदू महासभा में जुड़ गए, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल ना होकर के समाज सुधार और देश के लिए कुछ ऐसी कार्य योजनाएं जिससे आजादी मिल सके उसके लिए एक सामाजिक कार्य योजना में ये संलिप्त हो गए, जिसमें खास करके हिंदू महासभा से जुड़ करके, तत्कालीन जो आरएसएस की संस्था थी उसके साथ में जुड़ करके,
हिंदू कल्याण और हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इन शब्दों से विशेष लगाव होने के कारण और भारत को ऐसा ही बनाने के उद्देश्य से इन्होंने अब कार्य करना शुरू किया और उसके साथ में सामाजिक कार्यक्रमों में इन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया। जो आप देखते हैं, सबसे पहले इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो अब काफी कम हो गई, कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो गतिविधियां थी उनमें काफी कमी आ गई। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि अंत समय में इन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास से इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात जैन धर्म की आप एक संलेखना विधि के बारे में जानते हो, जिसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ करके एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और धीरे धीरे वो अपने शरीर को छोड़ता है। तो लगभग उसी क्रियाविधि से, उसी गतिविधि इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। सबसे पहले हमने बताया कि 26 फरवरी 1966 को इनकी उपवास के द्वारा मृत्यु हो गई और इनकी कार्यशैली और इनकी जो कार्यकुशलता थी उनमें जो है इन वीर कहने वालों में गांधी जी भी एक रहे हैं, जिन्होंने इनको वीर की उपाधि, इनको वीर मानने वालों में से गांधी जी एक थे। रही बात धार्मिक, इनकी जो सोच रही है, गांधी जी और इनकी जो सोच वो एक दूसरे के एकदम विपरीत रही है। और अगर भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला अगर हम देखते हैं तो अखंड भारत मतलब कि बंटवारा ना हो, अखंड भारत के ये समर्थक थे कि बंटवारे के मतलब ये खिलाफ थे। चूंकि नाथूराम गोडसे और तत्कालीन जो भी ऐसे अतिवादी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनके साथ इनका उठना बैठना मिलना जुलना था। इस कारण से जब 1948 में गांधी जी की हत्या हुई तब उस हत्या के षड्यंत्र में, उन हत्या में शामिल होने के षड्यंत्र में, उसके आधार पे, शक के आधार पे विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार किया गया। कब? 1948 में। लेकिन इनके ऊपर किसी प्रकार की दोष सिद्धि न होने के कारण इनको गिरफ्तारी से मुक्त कर दी गई, अर्थात इनको रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है वीर सावरकर के बारे में हम लोगों ने एक चर्चा को समझा और क्या कुछ इनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा, क्या कुछ समाज सुधार में योगदान रहा और कैसी कैसी किंवदंतियां, कैसी भ्रांतियां और कैसी कैसी इनके बारे में जो चर्चाएं रहती हैं उनके बारे में भी हमने समझा। कि सबसे मुख्य रूप से चर्चा इनकी जो होती है माफी वाले प्रकरण में, और दूसरा गांधी जी की हत्या में इनका क्या योगदान रहा कि नहीं रहा, क्योंकि तथ्य के रूप में किसी प्रकार से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी हत्या में इनका योगदान रहा। लेकिन लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, ऐसा समझते हैं, चूंकि ये दोनों गांधी जी की विचारधारा और दामोदर सावरकर की विचारधारा एकदम विपरीत थी। अखंड भारत के ये समर्थक थे और गांधी जी की मृत्यु भी इसी कुछ प्रकरण से हुई, तो इसलिए लोग मानते हैं कि ये भी उनमें शामिल रहे होंगे। लेकिन तथ्य इनके विपरीत है, किसी प्रकार का आरोप इन पे सिद्ध नहीं हो पाया, तो वो एक चर्चा का विषय ही रह गया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा की, वीर दामोदर सावरकर के बारे में, इनके जीवन परिचय को हम लोगों ने जाना और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमने कई बार आपको बताया है कि जैसे ये अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में, तो आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में इन सब तथ्यों के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर विस्तृत प्रश्न की बात करें तो वीर दामोदर सावरकर के जीवन दर्शन और इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही और गांधी जी के प्रकरण को लेकर के इनकी क्या कार्य योजना थी और कैसे आरोप और क्या कुछ इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहा, उसके बारे में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके की हम लोग एक क्लास लेकर आते रहेंगे। मेरा यह प्रयास रहता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में तथ्यात्मक तैयारी के साथ, सामान्य अध्ययन की तैयारी के साथ किसी महापुरुष के बारे में, किसी धार्मिक दर्शन के बारे में, किसी महापुरुष के जीवन दर्शन के बारे में और भारतीय वर्तमान समाज और इतिहास के संदर्भ में उनकी क्या भूमिका रही है या उनके विचारों की क्या भूमिका रह सकती है, इन सब चर्चाओं के साथ, इन सब चर्चाओं की तैयारी के साथ इनको समझने के लिए और इनके जीवन दर्शन को समझने के लिए, और खास करके जब हम लोग किसी बड़े एग्जाम, उसका आशय यह है कि जहां व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके विचारों की प्रासंगिकता, इसके बारे में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका क्या, उनके विचारों का क्या उपयोग हो सकता है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस व्याख्यात्मक क्लास के माध्यम से आप इनके बारे में, इनका जो प्लस माइनस है, जो भी है इन आउट, वो आप समझ सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा मेरा प्रयास रहता है कि लोग आपस में चर्चा परिचर्चा किया करते हैं, डिबेट किया करते हैं, यहाँ तक कि
तथ्यात्मक प्रकरणों को लेकर के आपस में भिड़ा करते हैं। चूंकि उनके पास जानकारी नहीं होती है, तो मेरा प्रयास यही है कि छोटी सी क्लास के माध्यम से उनको तथ्यात्मक जानकारी हो जाए, उसके हिसाब से वो जो है मानसिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से चर्चा परिचर्चा करें। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगती है, कैसा अब और इसमें क्या किया जा सकता है, उसके बारे में आप कमेंट में यहाँ पर जरूर लिखें। तो आज की क्लास हम लोग करते हैं अब समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।